अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिन इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने एक बार फिर ये पैगाम दिया है कि अब वो मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है और मुल्क गिर एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी हमशीरा अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI ने तमाम दरवाजे बंद होते देखकर तहरीक का आगाज करने का फैसला किया है और इसका उरूज होगा 5 अगस्त को, वो दिन जिस रोज इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान भी तहरीक इंसाफ में अमली हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आएंगे। अगरचे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कासिम और सुलेमान ने अगर किसी पुरतशद्दुद तहरीक में हिस्सा लिया तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अलीमा खान ने कहा कि इब्तिदा में कासिम और सुलेमान अमरीका जाकर इंसानी हुकूक के इदारों को अपने वालिद से होने वाले सुलूक से आगाह करेंगे। बानी PTI ने पाकिस्तानी अवाम से अपील की है कि वो अपनी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक के लिए उठ खड़े हों। इमरान खान के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद अवाम के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर भी दो टक मौक़िफ़ अपनाया है। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI ने कहा है कि जो रहनुमा तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता वो खुद को ओहदों से अलग कर ले। इस बयान के जरिए उन्होंने अपनी ही पार्टी क़यादत की मुफाहिमाना पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। ये ऐलान PTI के उन रहनुमाओं के मौक़िफ़ के बरअक्स है जो हालिया दिनों में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुक़तदरा और सियासी जमातों से गैर मशरूत मुज़ाकरात की हिमायत कर चुके हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। इन रहनुमाओं के पैगाम को सियासी तज्ज़ियाकारों ने कौमी इत्तफ़ाक़ राय की जानिब एक अहम कदम करार दिया था और हुकूमती हल्के ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस पर मुस्बत रद्द अमल दिया था। ताहम बानी PTI के ताज़ा तरीन बयान ने इन उम्मीदों को फ़िलहाल ख़त्म कर दिया है और ये पैगाम दिया है कि वो मुफाहिमत के बजाय मज़ाहमत की राह पर गामज़न है। इनके ऐलान से पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ चुके हैं, जो PTI की पॉलिसीज़ में तज़ाद का मज़हर है। ऐसे में 2 बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं। पहला ये कि PTI इंतखाबात के बाद मुसलसल एहतजाज करने की कोशिश कर रही है, मगर इससे PTI को मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। अब की बार PTI एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकती है, जबकि दूसरा सवाल ये जन्म लेता है कि अगर अलीमा खान के दावे के मुताबिक कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो क्या ये तासुर नहीं उभरेगा कि PTI भी मरूसियत की उसी राह पर चल निकली है जिस पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP समेत पाकिस्तान की कई सियासी जमातें चल रही हैं। पैनल में हमारा साथ देंगे शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार साहिब। सवाल हम अपने पैनल के सामने ये रखते हैं कि बार बार के नाकाम एहतजाज अब फिर तहरीक का ऐलान किया जा रहा है। इस बार PTI एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए कौन सा फैसला कुन, रिवायती, गैर रिवायती रास्ता इख्तियार कर सकती है? सबसे पहले ज़ैगम साहब आपकी तरफ आते हैं, कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, इमरान खान साहब ने एक कॉल दे दी है, डेट बता दी है, बल्कि हाई पॉइंट बता दिया है प्रोटेस्ट का। ये फैसला वो कर सकते थे। PTI एहतजाज को शुरू कर सकती है और वो पार्टी करेगी, लेकिन एहतजाज को बढ़ाना, एहतजाज को कामयाब बनाना, आगे लेकर जाना, ये फैसला करना है PTI के करोड़ों वोटर्स ने और लाखों सपोर्टर्स ने। छोटे मोटे एहतजाज से बात नहीं चलेगी। अगर ये रास्ता जो PTI ने इंतखाब किया है, इमरान खान ने इंतखाब किया है, अगर इस रास्ते के ज़रिए से PTI ने मैदान मारना है तो फिर PTI के वर्कर्स को याद रखना चाहिए कि लाखों को, बल्कि मिलियंस को बाहर निकलना होगा, मुसलसल बाहर निकलना होगा। एक जलसे की बात नहीं होगी, फिर पूरे पाकिस्तान में बाहर निकलना होगा। बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मार पड़ेगी, बहुत डंडे पड़ेंगे, लेकिन इनकलाब है तो फिर ये करना होगा और बाहर रहना होगा। वो भगत कबीर ने एक बात कही थी और गुरु नानक ने भी इसको ग्रंथ साहब में भी लिख दिया है। वो है कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली में आओ। तो क्या PTI इस बात पर तैयार है, वर्कर्स तैयार हैं कि अपने सर को तली पे धरे और बाहर रखें? हमने देखा है कि वो अभी तक तैयार नहीं थे जी। और हमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी ये बताती है कि इस तरह से लोग तैयार नहीं होते, लोग विसल पर नहीं निकलते।
लोग उस वक्त निकलते हैं स्पॉन्टेनियसली जब उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, वो कहते हैं कि नहीं अब हम बैठने वाले नहीं हैं। तो हमने देखा कि ऐसा 9 मई को भी नहीं हुआ, 26 नवंबर को भी नहीं हुआ। क्या अभी होगा? देखते हैं क्या होगा। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि इस वक्त पीटीआई एक सख्त तरीन मुश्किल दौर से गुजर रही है। 10 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए से निकाला गया था और पीटीआई की मुश्किलात का आगाज़ हुआ था, उस वक्त से अब तक ये पीटीआई का मुश्किल तरीन दौर है। और पाकिस्तान की तारीख़ में जिन जमातों ने बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं, ये उनमें से एक दौर है। पीटीआई की पॉलिटिकल स्पेस बहुत महदूद हो चुकी है, अदालती माहौल बहुत बदल चुका है, रहते तो दूर की बात है, उनको हकूक भी मुश्किल मिल रहे हैं। सही है। पार्लियामान में उनकी जगह स्पेस श्रिंक हो गई है। बैनुल अक़वामी तौर पर जिस मदद की उनको तवक्को थी, जो उनकी डायस्पोरा ने एक मोमेंटम बनाया था, कोशिश की थी, वो नाकाम हो गया है हुकूमत की डिप्लोमेसी की वजह से। इमरान खान ज़ैगम साहब, बैनुल अक़वामी मदद की आप बात करें, अगर कासिम और सुलेमान को भी लॉन्च कर दिया जाता है, वो भी तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं, फिर भी लगता है कि कोई मदद, कोई रास्ता नहीं निकलेगा इमरान खान के लिए। देखिए, कासिम और सुलेमान के पास जो एडवांटेज है बैनुल अक़वामी मैदान में वो ये है कि वो बरतानिया की अलीट का हिस्सा है, बरतानिया की टॉप अलीट का हिस्सा है। ननिहाल के पास रह रहे हैं और उनके ननिहाल बहुत बड़ी टॉप अलीट जो है, हुक्मरान अलीट बरतानिया के उसका हिस्सा है। और बरतानिया के हुक्मरान अलीट का हिस्सा होने का मतलब ये है कि आप अमेरिकन अलीट का भी हिस्सा है, उसमें भी शामिल है। ये तो उनको एडवांटेज है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उनकी बात सुनी जाएगी, डायस्पोरा को वो मोबिलाइज कर सकते हैं। डायस्पोरा तो पहले ही मोबिलाइज्ड है, पैसे भी दे रहा है, कोशिश भी कर रहा है, जितना कुछ कर सकता था पीटीआई का डायस्पोरा वो उसने किया है। लेकिन जंग तो यहाँ होनी है, दबाव तो यहाँ डाला जाना है। बाहर तो मुश्किलात बढ़ गई, क्योंकि मसला ये है कि अमेरिका ने अपने मफादात देखने हैं। अमेरिका ने ये नहीं देखना कि किन लोगों ने उनको वोट दिए थे, डायस्पोरा के किस सेक्शन ने। वो मदद भी ले लेते हैं इलेक्शन के दरमियान में, लेकिन आगे जाकर आंखें भी बदल लेते हैं जो उन्होंने की। सही। अमेरिका ने यह देखना है कि पाकिस्तान में उनके मफादात के तहत क्या करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। पाकिस्तान आने में एक पाकिस्तान में आकर वो वालिद साहब का जो मिशन है उसको आगे लेकर चलें। अगरचे पीटीआई इस बात की मुखालिफ रही है, उन्होंने कहा हम इस पर नहीं चलते, लेकिन पाकिस्तान में आने की उनकी मुश्किल ये है कि वो लेकिन ज़ैगम साहब, एक तो कह दिया जाता है कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन इससे पहला सवाल ये कि क्या उनको पाकिस्तान आने भी दिया जाएगा या नहीं। रज़ा साहब, आपकी तरफ आते हैं। कासिम और सुलेमान, दो नए नाम अगर हम पीटीआई में देख लेते हैं, आपको लगता है उनके आने से कुछ तब्दीली हो जाएगी, पीटीआई को कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल हो जाएगा, और क्या उन्हें आने भी दिया जाएगा? क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं और इस तरह की किसी पुरतशद्दुद तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, उनको आने क्यों नहीं दिया जाएगा? उनके बिल्कुल वो आ सकते हैं, उनके पहले भी वो यहाँ रहे हैं, उनके वालिद का वतन है और उस पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सियासी एहतजाज जो है, अगर वो पुरअमन है, उसमें तशद्दुद का अंसर नहीं है, तो वो भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन असल जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो एक बहुत बड़ा यू टर्न इस वक्त जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, ये वो पार्टी है जिसने मौरूसी सियासत के खिलाफ कितने सालों से ऐसी जहन साजी की, तकरीबन एक जनरेशन की, कि मौरूसी सियासत बहुत बुरी चीज़ है, ख़ानदान को सियासत में नहीं होना चाहिए। ये कौन है बिलावल भुट्टो? ये मरियम नवाज क्यों अपने बाप के लिए जो है वो आवाज़ उठा रही है या जेल जा रही है? या बेगम नुसरत भुट्टो ने क्यों डंडे खाए? और ये तो सारे के सारे जो हैं चोर डाकू ख़ानदानों की हुकूमत है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ जो है वो उभर कर आ रही है, क्योंकि खुद अब अंदाज़ा हुआ है कि क्यों मुश्किल हालात में ये जो मौजूदा बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने मौरूसी सियासत को अडॉप्ट किया। वो इसलिए किया कि जब मुश्किल वक्त आता है, जब आपका सामना इस्टेब्लिशमेंट से होता है, तो फिर आपका ख़ानदान और आपके करीबी लोग पर ही एतमाद किया जाता है, और वो ही आगे बढ़कर बेलौस तरीके से इस आपकी सियासत को और आपके इंटरेस्ट को बढ़ावा देते हैं। तो एक तो ये बात हुई, तो ये भी मैं समझता हूँ एक संगे मील था, या यूँ समझे एक पुल था, एक टेस्ट था, उससे अब पीटीआई गुजर रही है कि मौरूसी सियासत जो है जिंदाबाद हो रही है। दूसरी बात ये है कि क्या ये एहतजाजी तहरीक जो है ये कहाँ तक चलेगी और कहाँ तक जाके जाएगी? ज़ैगम
خان صاحب نے سب تفصیلات بتا دی ہیں, میں ان کو دہراؤں گا نہیں کہ لوگ کتنے آئے, یہ وہ آئے, مگر بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک متحد پارٹی چاہیے ہوتی ہے. پارٹی کی لیڈرشپ ایسی ہو جس کے اوپر ہر ورکر کا, ہر ووٹر کا ایک اعتماد ہو, نمبر ایک. نمبر دو, ان کی کال کے اوپر وہ موبلائز کر سکتے ہوں, اور پارٹی کا ایک سٹرکچر ہو تحصیل لیول کے اوپر, یونین کاؤنسل لیول کے اوپر, شہروں میں, صوبوں میں, ہر لیول کے اوپر. یہ دونوں ہی عنصر فی الحال غائب ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ کون سا ایسا لیڈر ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف میں جو شاہ محمود قریشی. نمبر 2 ہے, وہ جیل میں ہیں, ان کے اوپر بھی طرح طرح کے الزامات لگتے رہے کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہرکارے ہیں. اب بیرسٹر گوہر کے اوپر جتنی اٹیکس آتے ہیں کہ اللہ کی امان, اور وہ جو تھے شیر افضل مروت ایک سٹار بن کے ابھرے ستارہ سحری کی طرح, ان کو بھی سائیڈ پہ کر دیا. ہاں, ان کو بھی سائیڈ کر دیا گیا. تو کون سا ایسا لیڈر ہے جو کہ یونیفائی کر سکتا ہے؟ پھر ایسے معاملات میں آپ نے جو بات کی قاسم اور سلیمان, ان کے آنے سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پارٹی متحد ہو سکتی ہے, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بہت کوشش کی اور ان کا ڈنکا بجتا ہے, لیکن وہ بھی ایک ڈیوائسو فگر ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے حصے ہیں پارٹی کے, مثلا بشرا بی بی کے جو پیروکار ہیں یا ان کا جو کیمپ کہا جاتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے الائنڈ نہیں ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ. تو یہ شاید ان کے آنے سے یہ ہو کہ ایک یونیفائیڈ فورس بن کر احتجاج کو کچھ ہوا مل جائے, کچھ آگے بڑھ جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو معروضی حالات ہیں پاکستان میں وہ اس میں اس تحریک کے کامیابی کے کوئی آثار ہوں گے. ٹھیک ہے رضا صاحب. اور اس تحریک کے بارے میں, اس تحریک کے بارے میں جو دوسری پارٹیز ہیں وہ تو یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں یہ آخری کیل بھی ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ساتھ رہیے گا. افتخار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کہہ رہے ہیں جی جو لوگ اس تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ الگ ہو جائیں, جبکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں. شاہ محمود قریشی ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, سرفراز چیمہ ہیں, عمر سرفراز چیمہ, اور خود بیرسٹر گوہر جو کہ مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن اب مزاحمت کی طرف آ جانا, تحریک کا اعلان کر دینا, ڈویژن نظر آ رہی ہے. بہت کچھ دوستوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, اور وہی حقیقت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں بیٹے آ جاتے ہیں تو جس طرح رضا نے کہا کہ ماروثی سیاست والا جو کارڈ انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا وہ بھی چھن گیا, تو پھر ان کے پاس رہ کیا گیا نعرے کے علاوہ کہ پانی کو رہا کرو کے علاوہ کیا رہ گیا؟ حکومت بھی کی انہوں نے, اس حکومت میں کون سی ریفارمز کی؟ جب یہ آئے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا ریفارمز کریں گے, جی ریفارمز بھی نہیں ہوئی. انہوں نے لاکھوں گھروں بنانے کا وعدہ کیا, ان 3 سالوں کو تقسیم کیا جائے تو فی سال جتنے گھر انہوں نے بنانے تھے کیا وہ بنائے؟ انہوں نے نوکریوں کا بات کی, اگر 3 سالوں پر وہ نوکریاں دی جاتی تو کروڑوں میں اگر 3 سالوں پہ تقسیم کیے جاتے تو کیا وہ نوکریاں دی گئی؟ کیا اس بنیادی سٹرکچر کو جو پوشیدہ ہے, جو کرپٹ ہے, جو حرام کے پیسے پہ چل رہا ہے, جو لٹیروں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس کے خلاف جو ان کا نعرہ حق تھا, اس کے نتیجے میں کون سی بنیادی ریفارمز کی گئی؟ یہ ہے وہ سوالات جس کا جواب ان کو دینا تھا اور ہمیشہ دینا پڑے گا. ایک نعرے پر پارٹی نہیں چلتی. سوال یہ ہے کہ آج پارٹی کا موقف کیا ہے؟ بانی کی رہائی کے علاوہ کیا موقف ہے؟ تو کہہ رہے ہیں عوام کے لیے ہم باہر نکلیں گے. عوام کے لیے جب باہر نکلیں گے تو جو 3 سال میں عوام سے وعدے کیے تھے, میں نے یہی تو سوال اٹھایا ہے کہ ان 3 سالوں میں کتنے وعدوں کو پورا کیا گیا؟ کیا ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ سوال اس انداز سے کریں؟ ہم ذاتیات پہ نہیں جاتے. ان کو حق ہے کہ ان کے بیٹے سیاست میں آئیں, ان کو یہ بھی حق ہے کہ ان کی بہنیں سیاست کریں, ان کو یہ بھی حق ہے ان کے بھائی سیاست کریں. لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی کارڈ انہوں نے کھیلا تھا اپنے مخالفوں کے خلاف. اب میرے ایک دوست کا خیال ہے کہ کروڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں. 25 کروڑ کا یہ ملک ہے. ان کروڑوں میں سے اگر 25 لاکھ لوگ بھی ان کے ساتھ آ جائیں تو تبدیلی آ جائے گی. اب سوال ہے کہ اس تبدیلی کا نتائج کیا ہوں گے؟ کیا ان کے آنے سے پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی جائے گی؟ اگر پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی جائے گی تو پھر کیا نئے انتخابات ہوں گے؟ یہی ہوگا نا.
ये तो नहीं हो सकता कि एक मजमा आएगा, जुलूस लेके आएगा, जलसा लेके आएगा और वो कौमी असम्बली में घुस जाएगा, सैनेट में घुस जाएगा, सूबाई असम्बलियों में घुस जाएगा, दफ्तरों में घुस जाएगा और टेक ओवर कर लेगा। ऐसा तो ना हुआ है और ना ही ऐसा होगा। जो भी जुलूस निकाला जाएगा, जलसा किया जाएगा, नारा दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? ये है वो सवाल जिसका जवाब मुझ जैसा नालायक आदमी मांगता है और पूछता है, और उसका जवाब मिल गया है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि इनकी तंजीम नहीं है उस सतह की, उस नौयत की, ये है सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने बहुत कामयाबियां हासिल की। आज जो भी हैं और जिस तरीके से भी इनका हम नाम लेते हैं, और रोज़ जब से ये अप्रैल 2022 से लेके आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि पाकिस्तान के टेलीविज़न की पर इनका नाम न लिया जाता हो किसी भी हवाले से। तो ये कम पब्लिसिटी नहीं है, तो ये सोशल मीडिया की एक पार्टी है और इसने इंतखाबात में बिल्कुल अपने सोशल मीडिया को इस जरिए से इस्तेमाल किया कि अपने वोट। चलिए, वो तो उनका हक था ना, कर लिया उन्होंने इस्तेमाल, और उससे जो गेन करना था इफ्तिखार साहब वो भी कर लिया। शहजाद साहब की तरफ चलते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है शहजाद साहब। एक मिनट ठहरे, पहले मुझे बात पूरी करने दें। सवाल है कि क्या जलसा जुलूस के जरिए हंगामा करके तख्ता उलटने के बाद पीपल विल वॉक इनटू दी ऑफिसेस एंड विल टेक ओवर? ये है मेरा सवाल। ये तो पीटीआई की हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है ना पीटीआई की। जब भी एहतजाज किया तब हमने देखा कि सड़कों पे जो सूरत हाल हुई। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। बानी पीटीआई बार बार एहतजाजी सियासत पर इसरार करते हैं, हमें नजर आता है। कुछ गेन कर पाएंगे वो इससे, या फिर इस दफा भी हम ये देखेंगे कि तहरीक शुरू तो बड़े जोरों शोर से होगी लेकिन बाद में ठंडी पड़ जाएगी? हाँ, यकतरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। यानी समझ नहीं आता कि ये एडवाइज करने वाले कौन लोग हैं। जब आप किसी किस्म की भी तहरीक चलाना चाहते हैं तो सबसे पहली जो उसकी शर्त होती है कि इसके कामयाबी के इम्कानात क्या हैं। तो आजकल के माहौल के अंदर, आजकल के मारूज के अंदर, जहां पर हुकूमत और मुक़तदरा दोनों इस वक्त एक अपनी इंतहाई शोहरत या एक्सेप्टेबिलिटी या कबूलियत की सतह पे खड़े हैं, ऐसे वक्त के अंदर कौन सी तहरीक है और किस मकसद के लिए तहरीक है? जब तक आपके अहदाफ आपकी ज़ात से बढ़ के नहीं होंगे, ज़ात से ऊपर नहीं होंगे, उस वक्त तक आपकी तहरीक कोई कामयाब हो नहीं सकती। और फिलहाल आपके अहदाफ जो कहे जाते हैं वो सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है। क्या वजह है कि 9 मई को इनकलाब नहीं आया? क्या वजह है कि 26 नवंबर को इनकलाब नहीं आया, हालांकि इमरान खान साहब उसको खुद लीड कर रहे थे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को यकीन नहीं है कि ये कामयाबी की तरफ का कोई रास्ता है। जब तक कामयाबी का रास्ता है, कामयाबी का इम्कान नजर ना आए, लोग उसमें शामिल नहीं होते। आजकल के माहौल में तो और मुश्किल हो चुका हुआ है किसी किस्म की ऐसी कामयाबी सियासी तहरीक के तौर पे जिसका कि कोई वजूद आपको सामने नजर ना आ रहा हो और सिर्फ एक मकसद के लिए लड़ी जा रही हो। दूसरी बात, आप ये स्पेस की बात हुई, स्पेस तो आप देखते ही देखते हैं। अलीमा खान साहिबा फेल हो गई, पीटीआई की लीडरशिप फेल हो गई। यानी ये वो लोग हैं जो सियासी लोग हैं। अलीमा खान तो नहीं है लेकिन बहन तो है और काफी देर से अपने भाई के लिए लड़ रही है, रिप्रेजेंट कर रही है सियासी लीडरशिप। यानी जो कि उनकी मेन लीडरशिप, इस वक्त चेयरमैन है, उसके अंदर सेक्रेटरी जनरल है, बाकी लोग हैं, सब मौजूद हैं। यानी वो भी लोगों को यकीन नहीं दिलवा सके। तो अब मुझे बताइए, बेचारे कासिम और सुलेमान, जिनकी मुझे ये भी नहीं पता कि शहरियत पाकिस्तानी है या नहीं है, क्या वो सिर्फ बरतानवी शहरी हैं या पाकिस्तानी शहरी भी? तो एक बरतानवी शहरी अगर वो हैं तो फिर तो बिल्कुल ही जायज नहीं बनता उनका आके यहाँ पे कोई सियासी तहरीक चलाने का। क्या उनके लोकल स्टैंड आए है कि वो आके यहाँ पे पाकिस्तान में तहरीक चलाएं? बाप होना, बेटा होना, औलाद होना कोई और चीज है। तो इसलिए वो अपना या तो अपनी शहरियत को गिव अप कर चुके, अगर नहीं गिव अप किया है तो फिर तो ठीक है, आ जाएं। लेकिन जो काम सियासी माहिर नहीं कर सके वो सियासी नाबल्द कैसे करेंगे? किसी ने ये सोचा है किसी इनमें से ये काम करने के लिए? और ये उनको डेस्परेशन की इंतहा है ना। मौरूसियत की बात होगी, वो तो बिल्कुल ठीक है अपने तौर पे कि मौरूसियत के ऊपर आपने मोहर सख्त कर दी। अगर ये काम करते हैं तो वो तमाम का तमाम जो फर्क आप लेके चले थे अपने और बाकी पार्टियों के बीच में, वो तो खत्म हो जाएगा, जायल हो जाएगा। और फिर क्या इमरान खान साहब का कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नजर आती है कि वो वाकई इस किस्म की किसी तहरीक से आजाद हो जाएंगे? क्या पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा? ठीक है शहजाद साहब, आपका भी कमेंट आ गया। तो इमरान खान जो तहरीक या जो एहतजाज की बात करते हैं उस पर हमारा पैनल क्या राय रखता है, हमने आपके सामने रखा। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि 27 यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। वजह क्या है, मुहर्रिकात क्या है, पैनल की राय जानेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हम हिस्से में बात करेंगे 27 यूट्यूब चैनल जो कि बंद हो चुके हैं। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने एफआई की दरख्वास्त पर यूट्यूब को 27 चैनल्स बंद करने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद इजहार राय, साइबर कवानीन और कौमी सलामती के माबैन तवाज़ुन पर एक नई बहस ने जन्म लिया है। एफआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन यूट्यूब चैनल्स पर रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन, तौहीन अमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ मवाद नशर किया जाता था, जो अवामी बेचैनी, बदएतमादी और रियासती सलामती के लिए ख़तरा बन सकता था। अदालत ने फराहम करदा शवाहिद को इत्मीनान बख्श करार देते हुए यूट्यूब को इन चैनल्स की रसाई बंद करने का हुक्म जारी किया। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवामी मुकालमे, सियासी इजहार और मुतबादिल बयानी का मरकजी जरिया बन चुके हैं। फहरिस्त में शामिल बास सहाफ़ी, बैरून मुल्क में बैठे व्लॉगर्स और एक बड़ी सियासी जमात का ऑफिशियल चैनल इस अदालती इक़दाम को मज़ीद हसास बना देता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इजहार राय की आज़ादी के नाम पर किसी को भी सनसनी फैलाने, झूठ बोलने या रियासती इदारों को निशाना बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक इन चैनल्स के खिलाफ मुमकिना तौर पर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकेगी, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के खिलाफ खिलाफी आइन करार देते हुए इसे आज़ादी इजहार राय के बुनियादी आइनी हुकूक के खिलाफ करार दिया है। नाक़दीन का मौक़िफ़ ये है कि ऐसे इक़दामात में शफाफियत, एहतियात और कानूनी अमलदारी ना हो तो वो इख्तलाफ राय को दबाने का जरिया बन सकते हैं। कई हल्के ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आया इन यूट्यूबर्स को सुने बगैर, इनका मौक़िफ़ जाने बगैर पाबंदी लगाना इंसाफ के उसूलों के मुताबिक है? क्या यूट्यूब जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर ऐसी यकतरफा कार्रवाई इजहार राय की मज़ीद जो उसके रास्ते हैं कि उनको मज़ीद महदूद नहीं कर देगी? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वाकई इन चैनल्स का मवाद रियासती सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा था, या फिर ये इक़दाम तनकीदी आवाज़ों को खामोश करने की एक नई कोशिश है? ये सिर्फ तकनीकी बंदिश का मामला नहीं, बल्कि इजहार राय, रियासती इख्तियार और शहरी आज़ादियों के दरमियान नई हदबंदियों का आगाज़ भी हो सकता है, जिसका जवाब सिर्फ खुली, शफाफ और आईनी बहस से ही मुमकिन है। सवाल अपने पैनल के सामने हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि 27 यूट्यूब चैनल्स बंद करने का अदालती हुक्म, सहाफ़ी, बाहर बैठे व्लॉगर्स, सियासी जमात का चैनल इसमें शामिल है। क्या ये बंदिश रियासती मफाद में ज़रूरी थी, या ये फैसला आज़ादी इजहार राय को मज़ीद महदूद करने के लिए किया गया है? जी जवाब दीजिएगा रज़ा साहब। जी देखिए, वाकया यूं है कि ये एक बहुत पेचीदा मामला है। पहली तो ये बात है कि इस तरह की ब्लैंकेट बैन्स जो होती हैं वो कारआमद साबित नहीं होती। पाकिस्तान की तारीख या दुनिया भर की कई ममालिक, खसूसन तीसरी दुनिया के ममालिक में इस तरह की सेंसरशिप जो है वो उल्टा उसका असर हो जाता है। इसलिए ये जो कार्रवाई की गई है उससे बेहतर ये होता कि जैसे उनको ये कहा जा रहा है कि उनको एक अपनी सफाई का मौका दिया जाता, नोटिस दिया जाता और फिर कुछ तखसीस की जाती। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुस्तनद सहाफ़ी हैं, जिनकी एक पूरी उम्र गुजरी है रिपोर्टिंग करते हुए। अब सबको एक ही लाइन में खड़े कर देना इसलिए कि उनके ख्यालात या उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मौजूदा हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं, तो एक ही लाइन में उनको आप नहीं कर सकते। मसलन मैं आपको नाम दे देता हूँ, मतीउल्लाह जान जो है वो एक रिपोर्टर भी हैं, टीवी एंकर भी हैं, पूरा उनकी एक हिस्ट्री है और यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अब आप उनको एक खालिस यूट्यूबर के साथ उसी लाइन में नहीं खड़ा कर सकते, तो एक तो इसमें ये मसला है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अगर ये बिल फर्ज जो कि इल्ज़ामात हैं कि ये रियासत के खिलाफ एक बयानिया घड़ते हैं, झूठ फैलाते हैं, इंतशार फैलाते हैं, तो फिर उसके लिए कोई 12 या 13 कवानीन मौजूद हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अदलिया जो है वो क्यों बरतानिया की तरह क्यों नहीं, अगर किसी पे डेफेमेशन होती है या स्लैंडर होती है तो क्यों नहीं ये अदलिया को ठीक कर जो है इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर एक अखबार में कोई खबरें गलत छप रही हो तो आप अखबार ही पूरा बंद कर दें, या एक टीवी चैनल के ऊपर न्यूज रिपोर्टिंग की हो रही तो आप टीवी चैनल का जो स्विच ही उतार दें। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए वजह से ये बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला है। मगर इसमें कुछ ये मामलात भी देखने वाले हैं कि चंद एक लोग ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूं कि वो जो खुसूसन अभी पाक भारत की जंग हुई और उसके बाद जो ईरान के अंदर जो ईरान पे हमला हुआ, पहले इजराइल का और अमेरिका का, जो उनकी व्यूज थे, जो उनका मौक़िफ़ था, वो पाकिस्तान रियासती
ٹھیک ہے رضا صاحب، آپ کا پوائنٹ آگے شہزاد صاحب کی طرف مجھے جانا ہے. شہزاد صاحب، اظہار رائے اور قومی سلامتی یہ دو بہت اہم پوائنٹ ہیں اور دونوں ہی بڑے سینسٹیو معاملات ہیں. کیا ہمارے موجودہ سائبر قوانین اور ہماری جو عدالتی کارروائیاں ہیں، جو عدالتی ہمارے جو لاز بنے ہوئے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ دونوں میں توازن برقرار رکھ سکیں؟ دیکھیے، پاکستان کی سیکیورٹی اتنی کمزور نہیں ہے کہ کسی کے گفتگو کرنے سے یا بات کرنے سے وہ خدا نخواستہ اس کو خدشہ پیدا ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی جگہ بنتی ہے سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں. لیکن جو بنیادی بات ہے، اصول کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف رائے کا حق ہے، اس کے بعد برداشت ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں اگر ہم رکھیں اپنے دماغ میں تو پھر یہ، لیکن اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے. آپ اختلاف رائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسی بات کیجئے کہ جو برداشت کے دائرے میں آتی ہو، اس کو کسی کے لیے برداشت، کوئی ذاتی لیول کی بات نہ ہو، اس قسم کی گفتگو نہ ہو جو اخلاق سے گری ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ہماری تہذیب کا ہی حصہ ہے نا. ہمیں اس کے مطابق اپنی زبان کو لے کے چلنا چاہیے. دو کچھ پرابلمز ہیں اس کے ساتھ. پہلی بات کہ پاکستان میں یہ یوٹیوب چینل بند ہوئے ہیں اور چند لوگ ان میں سے باہر بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں. ان کے یوٹیوب چینل باہر سے یعنی وہ پاکستان کے لوگوں تک کی حد تک تو وہ نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن جو پاکستان کے باہر پاکستانی یا جو پاکستان سے انٹرسٹڈ لوگ ہیں، ان میں وہ اپنا پروپیگنڈا چلتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ اس پروپیگنڈا کو اگر پاکستان میں ہم بیٹھے سن رہے ہیں تو پاکستان سے بیٹھے ہم اس پروپیگنڈا کا جواب دیں؟ بہت ساری ایسی چیزیں جو غلط ہوئی ہیں اور بے شمار چیزیں جن کا جواب ہم یہاں پہ بیٹھ کے چاہے نام لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک اپنا جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے پورے طریقے سے بیان کیا ہے. صحیح ہے. ہمیں اپنے اوپر کیوں کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ایبلٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں ان کو دلیل کے ساتھ زیر کرنا چاہیے، ان کو فورس کے ساتھ زیر کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے نا، یہ بھی تو ضروری ہے کہ اگر کوئی اپنی حد سے بڑھ کے بات کر رہا ہے تو اس کو لگام ڈالی جائے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اس پر مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. یوٹیوب چینلز بند ہوئے ہیں پاکستان میں جن کی تعداد ہے 27. اسی پر ہم اپنے پینل سے بات کر رہے ہیں. زیغم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. متاثرہ فریقین یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہمیں سنا گیا، نہ کوئی نوٹس دیا گیا. تو نہ سنا گیا، نہ نوٹس دیا گیا، اس کے بعد چینلز کو بند کر دینا. آپ کو لگتا ہے عدالت کا یہ حکم آئین و قانون اور انصاف کے بنیادی اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 مختلف تیتر، بٹیر، خرگوش، باگڑ بلے ایک بوری میں ڈال کے اور ان کو ڈال کے جو ہے وہ ڈیم میں پھینک دیا گیا ہے، راول ڈیم میں. دس ناٹ رائٹ. اور جو ڈیو پروسیس کا آپ کا سوال ہے، ڈیو پروسیس نہیں ہے. یہ پیکا ایکٹ کے سیکشن 37 کو اس میں لیا گیا ہے اور جس میں پی ٹی اے کو خصوصی حقوق شامل ہے کہ وہ ریاستی مفادات کے خلاف کوئی بھی کنٹینٹ ہو تو اس کو ریموو یا بلاک کر سکتا ہے، اور کوئی انٹرنل اپیل اس میں میسر نہیں ہے جس کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا ہو. تو وہ یا تو ہائی کورٹ جائے یا سپریم کورٹ جائے. دیکھیے کلیئر کٹ کوئی وائلیشن ہونی چاہیے تھی جس کے خلاف ایکشن لیا جائے. میری رائے میں وہ 3 قسم کی بنتی ہیں. یا تو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو، ہمارے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بہت ہوتا ہے. کوئی رعایت کسی سے نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے سیاستدان ہے، کوئی پلیٹ فارم ہے. کھلی چھٹی ہے پاکستان میں. ڈس انفارمیشن، ناٹ مس انفارمیشن. جان بوجھ کر کوئی غلط خبریں پھیلا رہا ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے اور اس نقصان کا بھی تعین ہونا چاہیے. یا پھر ڈیفیمیشن ہوئی ہے جو انفیکٹ کرمنل کرائم نہیں ہے بلکہ وہ اس طرح کا آفینس ہے کہ جس کے خلاف ہوا ہے وہ اس کو عدالت میں لے کر جائے گا. تو اس وقت لگتا یہ ہے کہ حکومت نے کچھ پینک کیا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تھوڑا سا ڈسینٹ کو برداشت کریں، کچھ نہیں ہوتا. یہ یوٹیوبرز کیا کر لیں گے؟ پورا بھارت کا میڈیا برداشت کر رہے ہیں تو پھر پاکستانی ہے نا. تھوڑی کھال اپنی موٹی کریں، بیانیوں کا مقابلہ کرنا سیکھیں. یہ غلط بیانیے ہوں گے، بہت سے لوگ غلط دے رہے ہوں گے، اگرچہ میں اتفاق نہیں کرتا، اس میں سیریس صحافی بھی شامل ہے. تو ان بیانیے اگر پسند نہیں ہے تو ان کا مقابلہ کریں. اگر کسی نے کوئی غلط بات کی ہے تو اس بات کو عدالت میں لے کر جائیں کہ کہاں پر لا وائلیٹ ہوا ہے، کس نے کہاں پر لا وائلیٹ کیا ہے، اس پر ذرا لے کر جائیں نا، پھر اس کی بنیاد پر کوئی ایکشن. صحیح. لیکن زیغم صاحب عدالت نے تو جو شواہد فراہم کیے اس پر اطمینان کا اظہار کیا نا. افتخار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک سیاسی جماعت کا آفیشیل یوٹیوب چینل بھی اس کے اندر شامل ہے. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ حکومت نے پیشنس کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی تعصب، کوئی جیلسی نظر آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ
जैसा जैगम साहब कह रहे थे कि बयानियों का मुकाबला बयानियों से किया जाए। तीसरी बात है कि किसी को सुने बगैर एक तरफा इस किस्म का ब्लैंकेट डिसीजन, जिसका जैगम ने कहा कि सबको एक बोरी में डाल के रावल डैम में फेंक दिया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस किसी ने कोई वायलेशन की है, डिसइंफॉर्मेशन की है, तो स्पेसिफिकली उसको वो नोटिस दिया जाए कि तुमने फलाने दिन में फलाने प्रोग्राम में ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है, इससे रियासत को ये नुकसान हुआ है। दूसरी बात है डेफर्मेशन, कि अगर किसी की ज़ात को निशाना बनाया गया तनकीद का पर्सनल, तो वो प्रोग्राम, वो टाइम लिमिट कितनी थी, 5 सेकंड का था, 10 मिनट का था, उसको साथ करके इंडिविजुअल आदमी को देना चाहिए। इस तरह सारों को इकट्ठा करके ना करें, इस पर गौर करें। और वैसे भी छोटी अदालत का फैसला है, मेरा ख्याल ये चैलेंज हो जाएगा, लेकिन ये बैड टेस्ट में हुआ है और इससे काफ़ी लोग और हीरो बन सकते हैं। मतलब जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उन पर तो इसका इतलाक नहीं हो सकता, तो उनका हम क्या बिगाड़ लेंगे। तो विद इन दी लिमिट्स है, हमें बैठ के बात करनी चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ हो। मैं इत्तेफाक करता हूँ जैगम की बात से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो वाक़यात हुए, उसमें जिस तरीके का मौक़िफ़ कुछ लोगों ने लिया, वो उनको नहीं लेना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। ये एक जेन्युइन बात है, लेकिन वो सारों को इकट्ठा करके बोरी में बांध करके रावल डैम में नहीं फेंका जाए। लेट देम फाइट देयर केस। ठीक है, बेहद शुक्रिया। हमारा पैनल था, अहम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। कर आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।